नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 मई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। इधर हम टॉप 25, 30 या 20 न्यूज़ लगभग कवर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूज़। बट इतना मैं अश्योर करता हूँ कि एक बार अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको इकोनॉमिक टाइम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल नॉलेज देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ न्यूज़ जो पॉलिटिकल बेस्ड न्यूज़ रहते हैं वो सब चीज़ मैं डिस्कस नहीं करता हूँ कि बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया एंड सो ऑन। बट बाकी सारे न्यूज़ आपको कवर हो जाएंगे। आज भी लगभग हम कुछ 20 आर्टिकल्स के आसपास देखेंगे, 20 to 25 आर्टिकल्स के आसपास। एंड मैं ये चीज़ हाईलाइट करूँगा कि सारे आर्टिकल्स लगभग इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल पे। दोस्तों जो व्यूज़ आ रहे हैं सब्सक्रिप्शंस भी उस हिसाब से बढ़ने चाहिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस चीज़ में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियोज़ में, तो मैं उस चीज़ को भी ज़रूर लेके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि एप्पल नीड सॉलिड रीज़न टू टेक डाउन बेटिंग ऐप्स। देखिए, एप्पल को ये चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया गया था, एप्पल और गूगल स्टोर को, कि कुछ बेटिंग ऐप्स है उसे आप हटा दीजिए अपने एप्पल स्टोर से। बट एप्पल ने ये चीज़ बोला कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होगा। देखिए, सेक्शन 69A ये जो आता है प्ले में, तो ये कहता है कि यूजेस टर्म्स लाइक पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विच डजंट नेसेसरली कवर गैम्बलिंग एंड बेटिंग। एक्चुअली सेक्शन 69A ये चीज़ बोलता है कि ऑफ IT एक्ट, वो ये चीज़ बोलता है कि भाई अगर कोई ऐसा जो पोस्ट है या ऐसा कोई ऐप है, अगर आपके सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को टेक डाउन करेंगे, जो भी एग्रीगेटर जो भी होस्ट कर रहा होगा। अब एप्पल का कहना है कि भाई हम तो इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व है, एज इन हमारा तो इस चीज़ में कोई जो बेटिंग ऐप्स है इससे पब्लिक ऑर्डर या स्टेट का सिक्योरिटी तो हम नहीं होता है, तो फिर हम तो इस चीज़ को टेक डाउन नहीं करेंगे, ऐसा एप्पल का कहना है। एप्पल का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि सिंस दीज ऐप्स आर वर्किंग इन अदर जोग्राफीज इट वुड बी डिफिकल्ट टू आउटराइटली बैन इट इन इंडिया। फिर एप्पल का और क्या आर्ग्यू, ट्विटर ने पिछले साल दोस्तों जब फार्म प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था और कोविड से रिलेटेड पोस्ट वगैरह थे, तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया था ट्विटर को कि आप सारे ये सब पोस्ट टेक डाउन कर लोगे। ट्विटर ने इस चीज़ को करने से मना कर दिया था, सिंस उन्होंने कहा था कि भाई इससे सिक्योरिटी क्या हर्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, तो ट्विटर ने इस चीज़ को चैलेंज किया था। एप्पल भी अभी इस टाइप का कुछ ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी एप्पल के पास क्या ऑप्शंस है, या तो वो टेक डाउन कर दे ऐप्स को और मिनिस्ट्री के साथ मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई कर ले, या तो ऐप को टेक डाउन ना करे और मिनिस्ट्री को इसका रीज़न दे रिटर्न में, और या तो फिर इसका अपील आगे करे कि भाई हम इसलिए नहीं करना चाहते कि वो हाई कोर्ट में अपील करे। देखते हैं एप्पल किस स्टेप से लेके आएगा। IT रूल्स 2023 के तहत जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोग अब जो है अपना गेमिंग और बेटिंग ऐप्स इंडिया के जो लॉज है उसको कंप्लाई करते हुए लेके आएंगे। तो एप्पल का ये चीज़ कहना है कि भाई हम इसी ऐप्स को इससे अगर कंप्लाई कर दें तो फिर हम टेक डाउन नहीं करेंगे। और हम इनफैक्ट अभी चेक कर रहे हैं कि क्या ये ऐप्स जो आपके सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ रहते हैं, इनके जो रूल्स आते हैं उससे हम क्या कंप्लाई करा रहे हैं, मतलब ये ऐप्स क्या कंप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम टेक डाउन नहीं करेंगे, और ऐसा है तो हम टेक डाउन कर देंगे। तो तो इसीलिए एप्पल अब थोड़ा टाइम और मांग रहा है। फेम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेनिफिशियरी टैली स्लैश्ड। देखिए, फेम एक जो स्कीम था उसके तहत गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी टू व्हीलर्स को। सब्सिडी का जो अमाउंट था दैट वाज 15% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्राइस। अभी 15% इनफैक्ट कर दिया गया था, जो कि पहले 40% था। गवर्नमेंट ने 1400 करोड़ का एलोकेशन दिया है इस पे, सॉरी सब्सिडी को विथहेल्ड किया है 1400 करोड़ का, क्योंकि गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है कि भाई आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो और आप इधर अपना लेबल लगा रहे हो और उसे बेच रहे हो, मतलब डोमेस्टिक कंप्लायंस जो आपको करना था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से जो प्रोक्योरमेंट करना था, आप नहीं कर रहे हो। तो अगर हम ऐसा, जैसे ग्रीव्स जैसी कंपनी, ग्रीव्स कॉटन का आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे ग्रीव्स इलेक्ट्रिक करके ये लोग भी एक कंपनी लेके आए, तो ये कंपनी के ऊपर खास करके ज़्यादा एलिगेशन है। और भी कई सारे कंपनीज है, इनफैक्ट ओला पे भी एलिगेशन है।
तो अब ये कह रहे कि भाई अगर हम इस टाइप के अगर प्रोडक्ट्स को अगर सब्सिडाइज करेंगे तो इन अ वे वी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सब्सिडाइजिंग द इंपोर्ट्स। तो इससे क्या होगा कि भाई और लोग इंपोर्ट करेंगे, डोमेस्टिक कंट्रीज़ के जो इंडस्ट्रीज है वो थोड़ा और हैम्पर होंगे। तो इसके कारण गवर्नमेंट जो है अब थोड़ा सब्सिडी कट भी कर रही है। अब देखते आगे आने वाला टाइम में वो प्रूव अगर होता है तो वो क्या गवर्नमेंट का आउटकम आता है, देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स शाई अवे फ्रॉम 81 बॉन्ड्स अमिड टाइटर रूल्स। देखिए 81 बॉन्ड्स आप समझ लीजिए, एक्चुअली 81 बॉन्ड्स क्या होता है कि एडिशनल टीयर 1 और परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल बॉन्ड्स मतलब इस बॉन्ड का कोई एंडिंग ही नहीं है, ये बॉन्ड हमेशा चलते रहेगा, आपको एक हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा या फ्लोटिंग रेट में इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज़, बट ये परपेचुअलिटी तक चलता रहेगा। अभी सेबी ने ये चीज़ का रूल लेके आया कि भाई आपको ये परपेचुअल बॉन्ड्स भी जो है वैल्यू करने पड़ेंगे। वैल्यू कैसे करोगे आप? 100 ईयर रूल लगाओगे। 100 ईयर रूल यानी कि आप जो बॉन्ड को अगर आप परचेज करो तो इस आने वाले 100 ईयर्स तक इससे क्या कैश फ्लोज आएंगे उसे आप डिस्काउंट करोगे एंड उस हिसाब से वैल्यू करोगे। तो म्यूचुअल फंड्स कह रहे हैं कि बॉस 100 ईयर का अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो मेरा यील्ड का फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और बॉन्ड का प्राइस उस हिसाब से बहुत चेंज हो जाएगा, और दूसरा चीज़ का ये कि भाई आज हम प्रेडिक्ट कैसे कर ले कि 100 ईयर तक कैश फ्लो आएगा कि नहीं आएगा, हम ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर ले? क्योंकि देखिए येस बैंक के पास, येस बैंक ने भी काफ़ी ये सब बॉन्ड्स इशू करके रखे थे, बट म्यूचुअल फंड्स ने जैसे इस पर इन्वेस्ट किया था तो येस बैंक क्योंकि डूब गया तो म्यूचुअल फंड के सारे इन्वेस्टमेंट्स भी डूब गए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वैल्यू, सो इन अ वे। और तीसरी पॉइंट ये भी थे इनके कि भाई जो मार्केट वैल्यू रहेगा और जो फेयर वैल्यू जो हम वैल्यू करेंगे इसमें फिर काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। जो आप जो बोल रहे हो 100 ईयर रूल वो और प्लस मार्केट वैल्यू, उसमें काफ़ी डिफरेंस आएगा। तो हम जो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपको पता हो कि मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करती है ये सब सारे बॉन्ड्स, तो जब हम मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू से अगर हम आपका ये 100 ईयर रूल लगा कर करेंगे तो मेरा जो बुक्स है उस पर प्रॉपर एक बैलेंस शीट अच्छे से फ्लो नहीं होगा, बैलेंस शीट अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मेरा फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो इसके कारण भी अब म्यूचुअल फंड्स बोल रहे हैं कि हम 81 बॉन्ड्स को छोड़ ही देंगे। बॉन्ड्स पे देखिए काफ़ी अभी गवर्नमेंट ने रूल्स लेके आए, जैसे कि अब डेट म्यूचुअल फंड्स को जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 3 ईयर वाला जो रूल रहता है कि भाई 3 ईयर तक अगर आप करोगे तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। अब क्या है, इनकम टैक्स रेट का जो स्लैब है उस पर आपका डेट म्यूचुअल फंड चार्ज होगा। तो अलग अलग तरीके के रूल्स रेगुलेशंस लेके आ चुका है गवर्नमेंट, और ये एक और रूल्स है 81 के लिए। तो इस पे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं दोस्तों कि द 100 ईयर रूल pertains recently seen in news pertains to what। देखिए दोस्तों, मैं अगर आप कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं क्वेश्चंस बताना मेरे लिए काफ़ी टफ है, क्योंकि क्वेश्चंस यूपीएससी खुद नहीं जानता है मेरे ख्याल से लास्ट मोमेंट तक कि वो क्या क्वेश्चंस देगा। एज इन यूपीएससी के पैटर्न बदलते जा रही है कंटिन्यूसली, आप क्वेश्चंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। द बेस्ट वे टू गेट दैट इज prepare yourself, go through the study materials, go through your preparation and solve as much as mocks possible। उससे जो आपको क्लैरिटी आएगा वो आपको सिर्फ न्यूज़ पढ़ने से या किसी के बता देने से नहीं आएगा क्लैरिटी। आप अपना क्वेश्चंस खुद डिसाइड करोगे। आप खाली स्टडी मटेरियल मेरे से ले सकते हो, एज इन आप मेरे से सिर्फ नॉलेज ले सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स का, और बाकी आपको क्वेश्चंस खुद मॉक से करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप कोई जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से सुन रहे हो, अगर आप कोई कैंडिडेट हो, जैसे कि मान लो इंटरव्यू वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिस पे आपको ये कॉम्प्रिहेंसिवली सारे मार्केट रिलेटेड न्यूज़ सारे कवर हो जाएंगे। आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कवर भी करता है, एंड हम इकोनॉमिक टाइम्स को क्योंकि कंप्रेहेंसिवली कवर करते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से भी जानना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी रहता है कि अपने इंडिविजुअली अपने इनकम टैक्स वगैरह को कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं, और कैसे नई बिजनेसेस का स्कोप बढ़ रहा है, क्या चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चीज़ में हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ को भी ज़्यादा एक आपको हेल्प मिल जाएगा ये अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। CBI फाइल्स ड्राफ्ट केस अगेंस्ट रोल्स रॉयस फॉर्मर टॉप ऑफिशियल। देखिए रोल्स रॉयस का मैं आपको कहानी बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ था, रोल्स रॉयस ने 2008 से लेके 12 के बीच में कुछ डील किया था डिफेंस में। तो इन्होंने जो अपने एक्सपेंसेस के नाम पे ये चीज़ डाल दिया कि हम लोग एक्सपेंसेस दिए हैं मिडिल मैन इन इंडिया को। अब वो मिडिल मैन इन इंडिया का क्या प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों कि वो उन्होंने डिफाइन नहीं किया है मिडिल मैन ऑफ इंडिया कौन है, और उन लोगों ने ये एक्सपेंसेस के नाम पे डाल दिया। अब
अब डाउट ये हो रहा है कि ये मिडिलमैन कौन है, कहीं ये कोई टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं, कहीं ये ऐसे कंपनीज तो नहीं जो कि मीडिएट कराते हैं, क्योंकि देखिए डिफेंस में आप मीडिएट नहीं करा सकते हो, देयर इज अ रूल। मतलब आप कोई मिडिलमैन ब्रोकरी ये सब का काम नहीं कर सकते हो डिफेंस में। डिफेंस में इफ देयर हैज़ टू बी कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज़ टू बी बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन, द मिनिस्ट्री एंड द कंपनी। तो वो ऐसे वो बिचौलिया कोई नहीं एंटरटेन करेगा। तो इस चीज़ में रोल्स रॉयस ने जो ये चीज़ किया है, रोल्स रॉयस काफ़ी अभी केस जो है वापस से 2016 में खुला, तो पहले 2012 में हाईलाइट हुआ था, 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम वापस से खुला ये। तो अभी रोल्स रॉयस जो है अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इट इज़ कंटिन्यूइंग टू असिस्ट इंडियन अथॉरिटीज, इंडिया रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर रोल्स रॉयस, ऐसा रोल्स रॉयस ने कहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में देखते हैं इसका डेवलपमेंट क्या होगा। हालांकि इसको सॉल्व होने में आएगा बहुत टाइम लगेगा, बट ये मैं आपको केस का जिस्ट बता दिया। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, इंडिया सेट टू कंप्लीट ईईजेड सर्वे इन अंडमान एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ नेक्स्ट स्टेप। देखिए इंडिया जो है अपने अंडमान कोस्ट में जो है ऑयल्स का एक्सप्लोरेशन कर रहा है। इंडिया का ऑयल और इनफैक्ट नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन कर रहा है। इंडिया का ये चीज़ कहना है कि भाई अभी जो हम इतना डिपेंडेंट है ये सब चीज़ में इंपोर्ट के लिए, तो हम जो है अगर अभी अपना खुद का अगर एक्सप्लोरेशन कर ले तो हम खुद ही उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड एंड इज लुकिंग टू कट डाउन इट्स डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। 2050 तक इंडिया का इम्पोर्ट और भी बढ़ जाएगा। इनफैक्ट ये 3-fold एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज हो जाएगा 2050 तक। दोस्तों इधर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है लाइन किलोमीटर। लाइन किलोमीटर ऑयल का जब कोई मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर रहे होते सी में, तो उसे जो हम यूनिट्स में नापते हैं कि भाई कितना एरिया है, दैट इज लाइन किलोमीटर। तो सर्वे वर्क्स फॉर 38 लगभग 39,000 in the 39,000 line kilometer in the western sector and 8,235 line kilometer in the eastern sector are nearing completion. No go zone brought down to 24,832. No go zone क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा जोन जिसमें आप जनरली नहीं जाते हो, क्योंकि आपको रिस्क रहता है कि भाई एक्सप्लॉयटेशन का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंट्रूडिंग इन समवन्स एल्सेस टेरिटरी। तो अब ये सब चीज़ में नहीं जाते हो, तो अब जो है उसको कम कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन ईईजेड शुड हैव 17 बिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें से 7 बिलियन के 8 बिलियन के आसपास हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, बाकी अब हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टेट ऑन फंड्स डिस्पर्सल, हेल्थ मिनिस्ट्री। देखिए वेस्ट बंगाल के सरकार ने थोड़ा एलिगेशन लगाया है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो फंड्स को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं हमारे स्टेट्स में। तो मनसुख मांडविया जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई हम जो ऐसा नहीं कोई पार्शियलिटी कर रहे, जो स्टेट अपना अपना खर्चा कर रहे हो वो स्टेट को हम वापस से रीइंबर्स करते जा रहे हैं। एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, वेस्ट बंगाल में उनका खुद का एक आयुष्मान भारत स्कीम चलता है। वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुष्मान भारत स्कीम को नहीं अप्लाई कराते अपने स्टेट में। तो अब वो जैसे जैसे खर्चा करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है कि भाई आप ऐसे कैसे खर्चा कर रहे हो, आप हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो। तो वही डिस्पर्सल को लेके टू मैं तो चलता ही रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हर चीज़ में। तो ये है, मैंने इसलिए ये न्यूज़ कवर किया क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हर स्टेट गवर्नमेंट आयुष्मान भारत स्कीम को नहीं अप्लाई करती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद का भी स्कीम रहता है, और इनफैक्ट स्टेट इज़ अ हेल्थ सब्जेक्ट, तो हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो इसका मतलब कि भाई स्टेट अपने हिसाब से अपने स्कीम्स लेके आ सकते हैं। ब्रिक्स बैंक टू कंसिडर सऊदी अरेबियाज प्रपोजल फॉर मेंबरशिप। देखिए ब्रिक्स आपको पता है कि ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। अब उनका ये चीज़ है कि भाई सऊदी अरेबिया भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। आने वाला टाइम में देखते हैं इसको क्या होता है, पर अभी प्रपोजल है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन फी फॉर ऑफशोर विंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। देखिए ऑफशोर विंड और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं एक स्टेट से दूसरा स्टेट, मैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब स्टेट्स। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हम ट्रांसफ़र करते हो तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ता है, बट अभी वो फ़ी पे करना पड़ता है, सॉरी टैक्स नहीं, फ़ी पे करना पड़ता है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन फ़ी। बट अभी क्या है, वो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन फ़ी अगर आप विंड मिल से, अगर आप ऑफशोर विंड से और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से लेके आते हो। क्यों मैंने विंड मिल नहीं बोला और क्यों मैंने ऑफशोर बोला, क्योंकि ऑनशोर विंड भी हो सकता है। तो ऑनशोर के लिए नहीं आया, ये सिर्फ ऑफशोर के लिए आया एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट आया।
तो ऐसे अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये चीज़ बोल सकता है कि भाई विंड मिल को हटा दिया गया, तो विंड मिल नहीं होगा, वो ऑफशोर विंड मिल होगा, क्योंकि अगर ऑनशोर को भी अगर अपन कंसिडर करें तो उसमें ये चीज़ चार्जेस को वेव ऑफ नहीं किया गया। तो देखते हैं आगे कि भाई 2032 तक 25 ईयर्स तक आपका वेव्ड ऑफ है। अब अगर आप अभी सेटअप करते हो तो ठीक है, 2032 के बाद सेटअप करते हो तो आपका 25% के आसपास चार्ज रहेगा। और ये जो हर 2-2 साल में बाईनियली, मतलब हर 2-2 साल में ये 25% करके फिर 100% ऑफ द चार्ज हो जाएगा। कब तक? 2038 तक। मतलब आज के रेट में अगर आप सेटअप करते हो तो आपका नील है। अगर 2032 तक, 2032 को अगर आप सेटअप करते हो, आज से लेकर 2032 तक सेटअप करते हो तो नील है। 32 को अगर आप सेटअप करते हो तो 25% है ऑफ दी वो जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन फी रहेगा आपको चार्ज किया जाएगा। और फिर हर 2-2 साल में इसको बढ़ा के 100% तक लेके आ जाएंगे 2038 तक, ताकि वो फिर बाकी भी जो तरीके से मतलब एनर्जी जनरेट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इससे मतलब उसमें जितना फीस चार्ज होता है इसमें भी उतना फीस चार्ज होगा। नहीं समझ आया दोस्तों, वापस से रिवाइंड करिए वीडियो को, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने एक टर्म यूज़ किया है कि ये दोनों चीज़ के लिए है, ऑफशोर विंड मिल शुड बी एस्टैब्लिश थ्रू परचेजिंग पावर एग्रीमेंट और एंड मर्चेंट बेसिस। देखिए, मर्चेंट बेसिस और परचेजिंग पावर एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? परचेजिंग पावर एग्रीमेंट मतलब आप जब ये विंड मिल एस्टैब्लिश करा रहे हो तो आप कोई ना कोई डिस्कॉम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से टाई अप करके करा रहे हो कि भाई अगर हम इतना विंड मिल से एनर्जी जनरेट करेंगे तो आप हमसे खरीदोगे। और मर्चेंट बेसिस मतलब जनरेशन कंपनीज खुद से आके अपना एस्टैब्लिश कर लेती है, उनका कोई परचेजिंग पावर एग्रीमेंट नहीं होता। वो बोलती है एक बार मैं एस्टैब्लिश कर लूँ और फिर मैं अपने हिसाब से दूसरों लोगों को बांट दूंगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बांट दूंगा, काफ़ी कंजम्पशन हो जाएगा मेरा। तो ये होता है मर्चेंट बेसिस, जब किसी के साथ अग्रीमेंट होकर नहीं आता है। ठीक है, फिर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप ऐसी ग्रीन हाइड्रोजन में भी है कि ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया बेस्ड प्लांट्स कमीशन आफ्टर 2030 25% तक है, और 2036 तक ये भी फिर 100% आ जाएगा, हर 2-2 साल में 25% बढ़ते हुए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ये भी। G22 सेट नॉर्म्स टू डिफाइन स्टार्टअप्स। देखिए, G20 काफ़ी ट्राई कर रही है कि भाई स्टार्टअप्स वगैरह का जो नॉर्म्स है उसे काफ़ी डिफाइन कर दे, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कर दें। स्टार्टअप में भी एक्चुअली दोस्तों विंटर सीजन आ गया, एज इन स्टार्टअप के फंडिंग के काफ़ी क्रंचेस आ रहे हैं। तो ये लोग का ये चीज़ है कि भाई और अदर एवेन्यूज़ ऑफ स्टार्टअप के फंडिंग को हम क्यों ना खोलें, स्टार्टअप का एक प्रॉपर रेगुलराइजेशन हो। स्टार्टअप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पूरे कंट्री वाइड एक सेम रूल होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स जो है एक मतलब चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हो, तो इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे कि भाई जो यूरोपियन कंपनी के तरीके से वैल्यूएशन हो रहा है वो इंडियन कंपनी की तरफ से, इंडियन कंपनी में वैसी वैल्यू हो रही है। तो ऐसा, और फिर क्या है, उनको फिर उस हिसाब से फंडिंग भी मिलना चालू हो जाएगा जब एक बार रिलायंस बढ़ जाता है तो। टोटल G20 नेशंस में 8.5 लाख स्टार्टअप है, जिसमें से लगभग 1 लाख के आसपास तो इंडिया में है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आरबीआई गवर्नर फ्लैग्स गवर्नेंस गैप्स एट सम बैंक्स। देखिए, आरबीआई गवर्नर क्या शक्तिकांता दास जी जो है वो कह रहे हैं कि भाई कोई कंपनीज जो है वापस से वो एवरग्रीनिंग ऑफ फंड कर रही है। देखिए, एवरग्रीनिंग ऑफ फंड ना 2008 के क्राइसिस में ये चीज़ हाईलाइट हुआ था, जब उस टाइम के गवर्नर जो है रघुराम राजन, उन्होंने भी हाईलाइट किया था ये प्रॉब्लम। एवरग्रीनिंग ऑफ फंड क्या होता है कि सपोज मान लीजिए एक कंज्यूमर को आपने, या एक कोई रिटेल को आपने लोन दिया, या कोई कॉर्पोरेट को भी आपने लोन दिया। एक लोन पे क्या होता है, जब उस लोन का मैच्योरिटी आने वाला रहता है तो उन लोग बैंक को अप्रोच करते हैं कि भाई देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम आपको पैसा नहीं देंगे तो आपका ये जो बुक्स है मेरा, वो आपको चल जाएगा एनपीए में। एनपीए में चल जाएगा तो आपको भी पता है प्रोसीजर बहुत लंबा है। तो ये लोग बैंक को बोलते हैं चलिए एक विन विन सिचुएशन कर लेते हैं, आप मुझे डिस्पर्सल, मतलब जब मेरा लोन खत्म होने वाला होगा उसी टाइम में आप मुझे और लोन डिस्पर्स कर दीजिए, ताकि उस प्रोसीड से मैं अपने पुराने वाले लोन को चुका दूँ, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा मैं उससे और अपना बिजनेस को थोड़ा रिवाइव कर लूँगा। दैट इज नोन एज एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। तो इस हिसाब से क्या होता है, बैंक्स वगैरह अपने बुक्स पे कभी एनपीए दिखाते ही नहीं है। जैसे डिस्पर्सल, जैसे रीपेमेंट का टाइम आता है वो लोग वापस से डिस्पर्स कर देते हैं। अभी आरबीआई गवर्नर ने ये चीज़ हाईलाइट किया है कि क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर नज़र रख सकते हैं, अभी कई सारे बैंक्स क्या कर रहे हैं कि एक्सचेंज कर रहे हैं। सपोज एचडीएफसी के पास एक लोन है जो कि एनपीए होने वाला है, वो अप्रोच करेगा एक्सिस बैंक को कि भाई तू मेरा ये लोन ले ले
तू इस पार्टी को बोल दे कि भाई मैं इस बुक्स का इसके बुक्स को टेक ओवर कर रहा हूँ, इसके उसको पैसा दे दो और ताकि वो मेरे को चुका दे, और साइमल्टेनियसली मैं भी तेरे ऐसे कुछ लोन खरीदूंगा। तो ऐसा टाइप का कुछ इनोवेशन चल रहा है बैंक्स वगैरह में। तो ये चीज़ ये बोल रहे कि आरबीआई गवर्नर कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंस हो गया अभी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके। गवर्नेंस अगर ये सब चीज़ में अगर चूक जाएगी, मतलब अगर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ के लेके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में। सेबी फी रिव्यू टू मेक अ बिग डेंट इन म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट। देखिए सेबी अब ये चीज़ बोल रहा है कि भाई जो हमारे एस रहते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड का क्या रहता है, एक होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो। व्हाट इज टोटल एक्सपेंस रेशियो? इट्स द टोटल फी दैट म्यूचुअल फंड्स चार्ज इन्वेस्टर्स एवरी ईयर। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपको म्यूचुअल फंड ने फीस चार्ज किया, दैट फीस इज नथिंग बट एक्सपेंस रेशियो। अब एक्चुअली देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके, सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके। और ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना दोस्तों, इसमें सेबी ने बोला है कि आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह भी इंक्लूड करो, जीएसटी वगैरह भी इंक्लूड करो। अगर आप टोटल एक्सपेंस रेशियो में अगर ये सब चीज़ को इंक्लूड कर दोगे और तो आप चार्ज करोगे ना, तो कंज्यूमर्स को काफ़ी एक चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी उनके पास फीस उनका शेल हो जाएगा, इस चीज़ में शेल आउट हो जाएगा काफ़ी हद तक फीस। तो इस चीज़ से क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी हर म्यूचुअल फंड से गिर जाएगी। इस चीज़ का डर है सारे म्यूचुअल फंड्स को। तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई ये तो काफ़ी गलत हो सकता है म्यूचुअल फंड के प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई गवर्नमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स जो डेट, स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड्स वगैरह को भी लेके भी अभी आजकल काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ऐसा प्रॉब्लम एज काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही है, जैसे कि इनकम टैक्स का जो बेनिफिट है वो सब इंडेक्सेशन वगैरह हटा दे रहे हैं। आप टैक्स भी कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि एसएससी की स्लैब रेट के हिसाब से चार्ज कर रहे हो, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स वैसे भी थोड़े परेशान है अभी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया में डेफर आईसीटी केस अपील अगेंस्ट ईयू इन डब्ल्यूटीओ। देखिए ईयू का अभी जो डब्ल्यूटीओ का जो पैनल है उसका इंस्ट्रक्शन आ चुका है कि इंडिया ने जो टैरिफ इम्पोज किया है, दैट इज़ अराउंड 20% ऑन आईसीटी कंपोनेंट्स, वो इंडिया को हटाना पड़ेगा। इंडिया ने ये चीज़ बोला कि भाई हम नहीं हटा सकते, अगर हम हटाएंगे तो ये डोमेस्टिक हमारी जो इंडस्ट्री वो हैम्पर हो जाएगी। तो इंडिया के साथ ताइवान भी अपील किया इस चीज़ को लेके कि भाई आपको ये चीज़ का इंपोर्ट ड्यूटी हटाना चाहिए। आपने जो पहले जो रखा था 7.5%, अब जो आप 15% कर दिया, वापस से बढ़ा के 20% कर दिया, इस चीज़ को हटा देना चाहिए। इंडिया ये कह रहे कि भाई अभी थोड़ा रुक जाते हैं, हम अपील करने से पहले थोड़ा सा हमको टाइम मिलेगा। ईयू के साथ अभी हम म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रहे हैं, एफटीए वगैरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार ये सब चीज़ हो जाता है तो आई थिंक ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा ये डिस्प्यूट। इंडिया का ये भी कहना है कि भाई जो ईयू ने प्रपोजल दिया था कि अगर मान लीजिए आपको इस पैनल का अगर एक अपील दायर करना रहता है, तो या तो आप अपील कर सकते हो, और या तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप मल्टी पार्टी इंटरिम अपीलेट आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट, ये जो आर्बिट्रेशन करके, मतलब आप ये कोई केस वेस नहीं करोगे, आप आर्बिट्रेशन करोगे जिसमें एक थर्ड पार्टी आपको मीडिएट करवाएगा, उसके थ्रू भी अभी इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया बोला कि हम लोग अभी बायलैटरली इस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो फिर देखते हैं। जापान ने और ताइवान ने भी इस चीज़ को अपील कर दिया था। देखिए हर कंट्री का जब जब ये एक जाता है ना केस, तो इंडिया हर कंट्री के उसको अपील करेगा। अभी जापान का इंडिया ने पिछले वीक कर दिया था, बट ईयू का इंडिया ने अपील नहीं किया। इंडिया ने बोला कि भाई हम पहले इसको बायलैटरली सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में होता क्या है इसमें। फिर एक ये कि टेलीकॉम कंपनीज में गो स्लो ऑन केपेक्स फ्रॉम नेक्स्ट फिस्कल ईयर। देखिए एक्चुअली टेलीकॉम कंपनीज जो कह रही है कि भाई हम अपना जो अभी जो केपेक्स है उसे थोड़ा कम करना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है हमारे मार्जिन में। उसके बाद हम जो है वो टैरिफ रेट्स भी बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि समहाउ इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, तो अभी हम बढ़ा नहीं सकते उस चीज़ को। अभी जो है 4G के जो रेवेन्यूज़ है वो भी इतने अच्छे से नहीं आ रहे। 5G के तो अभी बिल्डअप हो रहे हैं रेवेन्यूज़ आना, तो इस चीज़ के लिए कि थोड़े परेशान है कंपनीज। तो अभी जो है केपेक्स वगैरह थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बस फिर कुछ मार्जिन वगैरह के बारे में बोला है कि भाई केपेक्स का जो ये जो कंपनीज है इनके SG&A वगैरह बढ़ रहे हैं एंड मार्जिन कम होते जा रहा है, तो ये सब कंपनीज अभी केपेक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे आने वाला फिस्कल ईयर में। फिर एक नया न्यूज़ डेवलपमेंट है, फार्मा डिपार्टमेंट ब्रीफ्स पीएमओ ऑन ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन। देखिए ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। फार्मा कंपनीज के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रख सकते हो अपने उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आप डीलर को दे रहे हो वर्सेस उस प्राइस पे जिस पे आप कंज्यूमर को बेच रहे हो। तो इसको लेके एक अपील RSS के एक कार्यकर्ता ने अपील किया था।
उन्होंने ये चीज़ बोला था कि भाई ऐसे तो आप एमएसएमईज वगैरह को मार दोगे, अगर आप ऐसे अगर करोगे ट्रीट तो एमएसएमईज वगैरह का प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाएगा, वो लोग तो फंसे जाएंगे बेचारे। तो फिर फार्मा डिपार्टमेंट ने अभी पीएमओ को ब्रीफ करते हुए, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ता है तो ऑब्वियसली इनका थोड़ा सा अपील स्ट्रांग भी हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से, तो उन्होंने पीएमओ को ब्रीफ किया है कि भाई ऐसे आप टेंशन मत लीजिए, हमने कोई रीज़न के कारण किया है, ग्रेटर सोसाइटी का बेनिफिट होगा इस सब चीज़ में, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, लोकल स्टील प्राइसेस में फॉल फर्दर ऑन चाइना एक्सपोर्ट्स। देखिए चाइना अभी जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करना चालू कर रहा है स्टील वगैरह को इंडिया में। चाइना आपको पता होना चाहिए कि इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन दी वर्ल्ड। तो अब चाइना क्या है वो इंडिया में भी एक्सपोर्ट करना चालू कर रहा है, क्योंकि और देखिए और कंट्रीज़ में थोड़ा कंजम्पशन जो है वो कम हो गया है। इंडिया के स्टील के प्राइसेस अभी जो है वो काफ़ी अच्छे उस पर है, मैं ये नहीं बोलूँगा काफ़ी अच्छे अपने ऑल टाइम हाई वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं, बट कंपेयर टू बाकी इकोनॉमीज़ उनको काफ़ी अच्छे रियलाइजेशन मिल सकता है, क्योंकि बाकी इकोनॉमीज़ में बिक ही नहीं रहा, क्योंकि रिसेशन में जा रहे हैं, जैसे जर्मनी हो गया, यूएस हो गया। तो अभी इंडिया मार्केट वो लोग एक्सपोर्ट करना चालू कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या रहा है, इंडियन का जो डोमेस्टिक कंपनीज भी है वो लोग सब्सिडीज़ वगैरह दे, सब्सिडीज़ तो मैं नहीं बोलूँगा बट इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो लोग भी अपना स्टील को बिकवाने के लिए, जैसे 1,500 से 2,000 टन का रुपये का सब्सिडी दे रहे हैं पर टन का। तो ऐसा है कि भाई इस हिसाब से काफ़ी अभी थोड़ा प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है, स्टील कंपनीज़ के मार्जिन कट हो सकते हैं। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, चाइना रिजेक्ट्स यूएस क्लेम दैट इट्स डी रिस्किंग नॉट डी कपलिंग। देखिए यूएस ने अभी चाइना के जो ट्रेड वॉर वगैरह को लेके ये स्टेटमेंट बोला है, ट्रेड वॉर तो मैं बेसिकली नहीं बोलना चाहूँगा, बट जो बिल्डअप हो रहा है ट्रेड वॉर के लिए जो बेस, उसके लिए यूएस ने अपने डिफेंस में ये चीज़ बोला है कि हम डी रिस्किंग कर रहे हैं, डी कपलिंग नहीं कर रहे। इसका मतलब हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंस इसलिए कम करना चाहते हैं कि कल को अगर चाइना कोई चीज़ प्रॉब्लम करे तो हमें भी ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर कल को चाइना अपनी अपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करे तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन में ओवरऑल प्रॉब्लम ना आए। हम चाइना को छोड़ना नहीं चाहते, हम चाइना को लेके चलना चाहते हैं साथ में। बट चाइना ने ये चीज़ बोला कि सर आप कान ऐसे पकड़ोगे या वैसे पकड़ोगे, बात तो एक ही, अगर आप डी रिस्किंग कर रहे हो इसका मतलब आप डी कपलिंग कर रहे हो। वी डोंट से एनी डिफरेंस बिटवीन डी रिस्किंग एंड डी कपलिंग। तो ये चीज़ चाइना का कहना है। और ईयू वगैरह, चाइना ने ये भी चीज़ हाईलाइट किया कि भाई ईयू वगैरह जो कंट्रीज़ है ईयू के, वो लोग काफ़ी यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो लोग को अपने देखना चाहिए कि भाई वो लोग का इकोनॉमिक खुद ये सब चीज़ के कारण कितने लॉस में जा रहा है, ऐसा चाइना ने हाईलाइट किया। दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होगी। वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। शेयर ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि आपके अलावा भी किसी और को बेनिफिट हो सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे।